नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 2024 के इस चुनावी दंगल में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। 7वें चरण का रण है, सुबह से मतदान जारी है, सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है और लोकसभा चुनाव के 7वें चरण यानी आखिरी चरण के लिए मतदान आज हो रहा है। तो बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। 8 राज्यों की 57 सीटों पर सुबह से वोटिंग जारी है। चंडीगढ़ में भी हो रहा है मतदान। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने भी वोट अपना डाला है। यूपी की 13, बिहार की 8 सीटों पर सुबह से मतदान जारी है। बंगाल की 9, पंजाब की 13 सीटों पर मतदान चल रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की भी सभी 4 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। 4 जून को नतीजों की घोषणा होगी, तो उससे पहले 7वें चरण का यानी आखिरी चरण का रण आज है। कई कई दिग्गजों की साख आज दांव पर है। खुद प्रधानमंत्री मोदी की जो सीट है वाराणसी, वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, यानी उसके लिए भी सुबह से मतदान हो रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बढ़े आगे, लेकिन उससे पहले आपको वोटिंग प्रतिशत भी बता दें। आपको बता दें 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुका है। लोकसभा के 7वें चरण के लिए यानी आखिरी चरण के लिए मतदान हो चुका है। मतदान चल रहा है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। 57 सीटों पर 3 बजे तक 49.68% मतदान हो चुका है। पंजाब की बात करें तो 3 बजे तक 40.38% वोटिंग हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए 3 बजे तक 58.41% वोटिंग हो चुकी है। झारखंड में भी कुछ जो है सीटों पर मतदान चल रहा है, उसमें 60.14% वोटिंग चल रही है। और अभी चंडीगढ़ की अगर बात कर लेते हैं तो 52.61% वोटिंग हो चुकी है दोपहर 3 बजे तक। दोपहर 3 बजे तक ओडिशा की बात कर लेते हैं तो 49.77% वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है मतदान, जहां पर 46.83% वोटिंग हो चुकी है। बिहार में 3 बजे तक 42.95% वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 3 बजे तक 58.46% वोटिंग हो चुकी है। तो ये बड़ी और अहम अपडेट अभी तक की, जहां पर वोटिंग प्रतिशत के मामले में हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल सबसे आगे चल रहे हैं। तो वोटिंग प्रतिशत पल पल का अपडेट आप तक। 7वें चरण का रण यानी आखिरी चरण का रण मात्र कुछ ही दिनों बाद 4 तारीख को नतीजे घोषित हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले 7वां चरण अपने आप में अहम है, क्योंकि 57 सीटों के लिए यहां पर वोटिंग हो रही है। आई थिंक 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए आई थिंक हम सबको वोट करना चाहिए। और जो लोग पहली बार 18 साल के हुए हैं अभी, उनको डेफिनेटली वोट करना चाहिए। हमारे देश की जो एवरेज एज है वो 30 से भी कम है, तो उनको एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट मिलती है। और मैं इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुझे रोप इन किया था कैंपेन का हिस्सा होने के लिए, तो मेरा और ज़्यादा फर्ज बनता है कि मैं बॉम्बे स्पेशली चंडीगढ़ आऊँ यहाँ पर वोट करने के लिए और सबको इनकरेज करूँ कि हमें इस लोकसभा इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और अगले 5 साल हमें कौन सर्व करे उसे चुनना चाहिए। तो अभिनेता आयुष्मान खुराना को सुन रहे थे आप, जो वोटिंग के लिए स्पेशली मुंबई से चंडीगढ़ आए हुए थे। तो चलिए अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यानी कवरेज पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता के पास जाते हैं। ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। ओपी, सुबह से मतदान जारी है, क्या है वोटिंग प्रतिशत, कैसा वहां का माहौल है? देखिए ज्योति, अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं तो जो हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ है ज्योति, कुछ ओडियो में आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए, सही करवा रहे हैं। मतदान की बात करें तो पंजाब के अंदर मतदान जो धीमी गति से जो करीबन चल रहा है और 3 बजे तक 46% के आसपास वोटिंग हुई है और उम्मीद कर रहे हैं कि करीबन 60% के आसपास तक ही जो है वो जो है वोटिंग होगी। वहीं अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में अभी तक जो है 60% बिल्कुल, वोटिंग हो 58 चुकी है। 58% से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है। जी, अब देखने वाली बात यह है कि अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ का जो मतदान है वो करीबन 52% के आसपास जो है वो हो चुका है। और जिस कह सकते हैं कि चंडीगढ़ के ऊपर और पंजाब के ऊपर जो गर्मी का थोड़ा सा जो है प्रभाव देखने को मिला, लेकिन हिमाचल में जिस तरीके से मैसिव वोटिंग की तरह हिमाचल बढ़ता जा रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि 70 से 72% के आसपास जो है वो वोटिंग होगी। और ये वोटिंग क्या रुख लेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो है वो कांग्रेस की सरकार है और वहां पर ज्यादा वोट होना ये एक मतलब अपने आप में अचरज की बात है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं और वहां पर कम वोट हुए, वो किस लिए हैं उसके बारे में अभी क्या नतीजे नहीं कह नहीं सकते। लेकिन आमतौर पर ये कहा जाता था कि जब
कहीं पर ज्यादा वोटिंग होती है तो वो सत्ता के लिए खतरनाक होती है। लेकिन अब हिमाचल में करीबन 58% के आसपास वोटिंग हो चुकी है, और पंजाब में बात करें तो 40% के आसपास हो चुकी है। चंडीगढ़ में जो यूटी है इसके अंदर 52% की वोटिंग हो चुकी है। तो इसको लेकर अभी थोड़ा कहना मुश्किल है, क्या पंजाब में भगवत मान के लिए अच्छी बात है, या फिर हिमाचल में जो है वो कांग्रेस के लिए खतरनाक बिल्कुल, बात। हिमाचल की सुख सरकार के लिए अच्छी बात है या पंजाब की मान सरकार के लिए अच्छी बात है, ये तो बात की बात होगी। लेकिन फिलहाल अच्छी बात ये है दोनों जगहों को लेकर के, पंजाब की बात अगर छोड़ दे, हिमाचल की बात करें तो ये चुनाव आयोग के लिए एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि जो टारगेट इस बार लेकर के चले थे कि 75% से ज्यादा वोटिंग होनी है, तो वो अगर सफल होता हुआ कहीं पर, अगर या उस आंकड़े को छूता हुआ कहीं पर दिख रहा है, तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में और हिमाचल में, और बाकी जगहों पर लगभग जो वोटिंग प्रतिशत है वो पिछली बार से कम है, निराशाजनक ही रहा है। तो ऐसे में चंडीगढ़ की जहां पर आप बात करें, जहां पर आप अभी मौजूद हैं, वहां पर कुछ खबरें सामने आ रही थी कि जो पोलिंग बूथ है वहां पर व्यवस्थाएं सही नहीं है, कहीं पर टेंट नहीं है, कहीं पर पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर के सुनने में आ रहा है कि धक्का मुक्की हो रही है, लोगों में मारपीट की ऐसी खबरें आ रही है। देखिए ज्योति, अगर मैं चुनाव आयोग के प्रबंधों की बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर वो प्रबंध उनके कहीं ना कहीं फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जगहों से जो चंडीगढ़ में शिकायत मिली है जहां पर टेंट या पीने के पानी तक की जो है वो जो है वो कमी थी। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से रूह अफ़ज़ा या शरबत जैसे पिलाने की जो है वो दावे किए गए थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है वो धराशायी होते हुए दिखाई दिए। और ओवरऑल बात करें तो पीने तक का पानी भी जो सही तरीके से इंतजाम नहीं था। खुद मतलब लोग बेचारे जो है अपने आप पानी जो है वो लेकर मतदान केंद्र पर आए थे। इसके अलावा जो है वो चंडीगढ़ के बूथों पर जब भारी संख्या में मतदाता पहुंचे तो वहां पर अव्यवस्था फैल गई, कहीं पर धक्का मुक्की और इस तरह की जो है खबरें आई हैं। तो कह सकते हैं कि शायद चुनाव प्रबंध करने में जो चंडीगढ़ चुनाव निर्वाचन विभाग था वो कहीं ना कहीं नाकाम हुआ है। बिल्कुल ओपी, यानी ये कहा जा सकता है कि 7 चरण तक आते आते कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की व्यवस्था भी जो है वो लचर होती हुई दिखाई दी। खैर, आप बने रहेगा और भी चर्चा आपसे करेंगे। नीरज गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नीरज जी, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। वापस आप ही के पास ओपी लौटना चाहूंगी, क्योंकि हिमाचल की बात आपने की, काफी दिलचस्प मुकाबला हिमाचल में देखने को मिला है। वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन मंडी सीट की बात करें तो वहां पर घमासान काफी ज्यादा देखने को मिला है, और मंडी सीट पर ही सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत अभी तक का है 3 बजे का, 60% से ऊपर पहुंच गया है। तो वहां के मुकाबले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ज्योति, पहले तो मैं आपको एक बता दूं कि जो हिमाचल प्रदेश है उसकी जो जनता है वो थोड़ी सी ज्यादा जो है जागरूक रहती है। और इसका एक कारण ये है कि जो हिमाचल है वो एक टूरिस्ट पैलेस है, और आमतौर पर जब भी कहीं पर कोई, ज्योति एक बार ऑडियो के लिए बोलिएगा, तो जो टूरिस्ट पैलेस है, सही करवा रहे हैं, आपकी ऑडियो बिल्कुल सही आ रही है, आपको थोड़ा सा इको सुनाई दे रही है। वो एक टूरिस्ट पैलेस है जहाँ पर देश दुनिया से जो है वो पर्यटक आते हैं, और कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट होता है। वहाँ की जो जनरेशन होती है वो काफ़ी एडवांस है। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें जो करीबन 1.25 साल पहले हुआ था, तो उसमें भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 0.6% के अंतर से ही जो है वो सत्ता में कांग्रेस आई थी। तो वहाँ के लोग थोड़े से जागरूक हैं और वो उन बातों को धरातल पर देखते हैं। लेकिन अब मैं शायद कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि नतीजा जनता ने करना है, और क्या नतीजा करना है बिल्कुल निश्चित तौर पर नतीजा जनता करेगी। ओपी, आपका कहना सही है, लेकिन विक्रमादित्य को मैदान में उतारने के बाद से टक्कर तो कड़ी हो गई ना, क्योंकि पहले जिस तरीके से प्रचार प्रसार बीजेपी के द्वारा किया जा रहा था कंगना रनौत को लेकर के, तो एक छवि बनी हुई थी कि इस बार नया कैंडिडेट उतारा है, और तमाम तरीके के विवादों में पहले जरूर रहती थी। लेकिन जब विक्रमादित्य को मैदान में उतारा गया तो उसके बाद से मुकाबला काफी कड़ा देखने को मिल रहा था। क्योंकि अगर मैं मंडी सीट की बात करूं तो मंडी सीट के ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को उतारा तो उनके मुकाबले का जो है कोई प्रत्याशी जो है मिल नहीं रहा था। तो उसके बाद कांग्रेस आला कमान ने जो हिमाचल के करीबन 20 साल से ज्यादा समय तक के लिए मुख्यमंत्री रह चुके हैं वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को मैदान में उतारा। और आपको मैं बता दूं कि विक्रमादित्य की मां जो प्रतिभा सिंह है वो इस वक्त हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो कहीं ना कहीं जब सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाया गया था तब से ही वो कहीं ना कहीं अलग जो चल रही थी, पार्टी में थोड़ी हाशिए पे चल रही थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को जो है मैदान में उतारने के लिए
जो तैयार किया और वो मंडी सीट से प्रत्याशी हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि विक्रमादित्य इस वक्त शिमला जो ग्रामीण सीट है उससे विधायक भी हैं और सरकार के अंदर मंत्री भी हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो प्रतिभा सिंह को लगता है कि अगर उनको हिमाचल पर काबू पाना है तो थोड़ी सी जो दिल्ली की कांग्रेस की आला कमान की जो राजनीति है उसमें अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, और इसीलिए विक्रमादित्य को वहां पर जो है वो भेजा गया है। और काफी एक कड़ा मुकाबला जो है दोनों के बीच में निश्चित तौर पर मुकाबला तो कड़ा है ही। जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही है उस तरीके से मुकाबला काफी कड़ा देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप लगातार कर रहे हैं, 4 जून का इंतजार जरूर करना होगा। बने रहेगा। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही रामराजी शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले रामराजी शर्मा जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी। 7वें चरण का रण है काफी महत्वपूर्ण। अब प्रचार भी थम चुका है, क्योंकि अब प्रचार की जरूरत नहीं है, आप सब इंतजार की जरूरत है, दिल थाम के बैठने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद नतीजे आ जाएंगे। तो ऐसे में आज के चरण के लिए आप लोग कितने मजबूत हैं? पिछले बार की अगर बात करें तो इस चरण में और इन सीटों पर 25 सीटें आपके कब्जे में आई थी, तो इस बार क्या वो आंकड़ा बढ़ने वाला है? निश्चित तौर पर आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज पूरा देश की जनता मोदी में हो गई है, क्योंकि मोदी जी ने सिद्ध किया है। जिस तरह से उन्होंने विदेश में दाग जमाई है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटा गई है। अयोध्या धाम में एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है। भाई वो क्या नाम है, 5 लाख तक का इलाज फ्री हो गया है। और क्या नाम है, आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हैं। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े। पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बहुत तरक्की कर रहा है। हर क्षेत्र में मजबूत हुए हैं। मैं समझता हूं पिछली बार से बहुत ज्यादा मार्जिन से हम जीत हासिल करेंगे। अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। ठीक है, नीरज जी बने हुए हैं। ठीक है, नीरज जी बने हुए हैं। शर्मा जी लौटूंगी आपके पास। नीरज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नीरज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है। नीरज जी, काफी अहम आपका आज का जो है चुनाव का रण हो जाता है। आखिरी चरण है, 7वां चरण है। ऐसे में पिछली बार की बात करें तो आप 8 ही सीटों पर सिमट कर रह गए थे इस चरण में पंजाब में। तो इस बार क्या अन्य जगहों पर खाता खुलेगा? अन्य सीटों पर कुछ पकड़ मजबूत बना पा रहे हैं? इस बार तो सब जगह खाता खुलेगा। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ जनादेश है, क्योंकि जनता देख चुकी है। झूठे वादे करते हैं, कोई वादा पूरा नहीं करता। इनके सिर्फ 2 ही है पूरी चुनाव में, पिछले 5 साल में 2 ही चीजें बनाते हैं, राम मंदिर 370। राम मंदिर इनका कार्ड चला नहीं, राम मंदिर बन गया, धन्यवाद करते हैं। हिंदू वार्ता का प्रतीक है, पूरे देश की जनता सुप्रीम कोर्ट धन्यवाद करती है। लेकिन विकास के मुद्दे, बेरोजगारी मुद्दे गायब है। जनता भी हैरान है, ऐसे मुद्दे पर चुनाव लड़ा नहीं जाता। मुझे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भाषा में बड़ा रोना आ रहा है। अभी 2 दिन पहले सुनता था, पुरानी बातों को याद करने लगे। वो कहते मुझे गलती ना गाली दी। भावना में क्यों भटका रहे हो आपके पास? एक बार सुन लीजिए। भावना में क्यों भटका रहे हो आप विकास कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ऐसी एक दिन इलेक्शन से पहले इमोशनल कार्ड खोल रहे हैं। मैं वहां चला गया, मुझे लगता है वो आएंगे नहीं, मुझे वहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार तो बन नहीं रही। कितने दिन पास, कितने दिन नाश्ता कर रही हो? मुझे सरकार 100% बीजेपी की अपनी सीटें भी नहीं आएंगी। 272 अपनी जनमत से दूर है। खैर, उसके लिए तो इंतजार करना होगा, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं। 4 तारीख का जनता में छोड़ दिए। शाम से एग्जिट पोल भी आने शुरू हो जाएंगे। शाम से एग्जिट पोल भी आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि उससे भी आप लोग किनारा करने लगे हैं, और उसको लेकर के बीजेपी कह रही है कि आपने हार पहले ही स्वीकार कर लिया, आप लोग एग्जिट पोल में भी अब शामिल नहीं होना चाहते हैं। देखिए, जो मैं एआईसीसी हमारा हेडक्वार्टर जो एआईसीसी का होगा वो हमें मानना पड़ेगा। मतलब एग्जिट पोल पे अगर हम बहस नहीं करते तो हम हार मान गए, कैसी बेतुकी बात है। सारा एग्जिट पोल ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ना कि आप एग्जिट पोल से भी किनारा कर रहे हैं उसकी डिबेट से। चलो मान लो आपकी बात सही है, हमने कर लिया और एग्जिट पोल हमारे फेवर में आए, फिर क्या बोलेंगे ये? फिर क्या ये डिबेट छोड़ के चले जाएंगे क्या? चलिए, शर्मा जी एक रिएक्शन दे दीजिए इस पर। शर्मा जी इस पर एक रिएक्शन दे दीजिए। हाँ जी, आवाज पहुंच पा रही है शर्मा जी? हाँ जी, हाँ जी। आप बीच में बोल रहे थे, आप रिएक्शन दीजिए। देखो, ऐसा है, जैसा कि आपको मालूम है
ये पहले बुखलाहट में कभी उल जुलूल बातें करते हैं, कभी नीरज भाई करता है, कभी इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता करते हैं, कभी इनके प्रदेश अध्यक्ष अच्छा, लड़ाई नहीं चलिए ठीक है। मैं एक सीधा सटीक सवाल पूछती हूँ वाराणसी सीट को लेकर। काफी हॉट सीट है आज, हालांकि कांग्रेस तमाम तरीके के सवाल उठा रही है, ध्यान को लेकर भी, जो ध्यान में बैठने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए थे। हालांकि आज वो वापस आ जाएंगे, लेकिन उसको लेकर तो सवाल उठा रही है। पर जहां बात वाराणसी सीट की आती है, वहां पर आपने फिर से एक बार, जो कांग्रेस है उसने प्रदेश अध्यक्ष पे यहां पर भरोसा जताया, अजय जी पर। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या वो मजबूती से खड़े हो पाएंगे या फिर से उनको मात खानी पड़ेगी? ऐसा है, पहले से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। और मोदी जी भगवान शिव के उपासक हैं और बहुत तपस्वी भी हैं, योगी हैं, कर्मयोगी हैं। लेकिन वो कह रहे हैं इस बार काफी मजबूती से हम खड़े हो रहे हैं, इस बार जनता हमारे पक्ष में है। वो अपने ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट बता रहे हैं। आप ये देखिए ना, कहाँ तो राहुल गांधी हैं, कहाँ मोदी जी हैं। आप मुकाबला तो देखिए, मुकाबला कर रहे हैं मुकाबला भी तो ऐसे व्यक्ति से करे। और वो तो पूरे हिंदुस्तान की जनता उनको मानती है। वो तो भोले बाबा के भगत हैं, वो तो किसी के महान आत्मा का अवतार हैं। अच्छा, मंडी सीट पर भी टक्कर देखने को मिल रही है शर्मा जी। मंडी सीट को लेकर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह इस बार जो है काफी मजबूती से है, लोगों की पसंद है। उनकी जमानत जब्त होगी। कंगना जी बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, पहाड़ की बेटी हैं और लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा मार्जिन से कंगना जी जीतेंगी। हाँ जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल नीरज जी अपनी बात। हाँ, कहने यार, कहना तुम्हारे पास है क्या? शर्मा जी, क्या सोच है, क्या घटिया सोच है आदमी की। रामराज शर्मा जी कितने बड़े प्रवक्ता होने के कारण मैं समझ रहे कह रहे आप प्रसिद्ध अभिनेत्री तो जीत जाएगी। अरे अभिनेत्री से जीत जाएगी जिसके लाखों फॉलोअर है, करोड़ों फॉलोअर दुनिया में, सोशल मीडिया के सारे नेता बन जाएंगे क्या? क्या नेता बन जाएंगे क्या? हाँ भैया बताइए। अरे हिंदुस्तान के नेता बन जाएंगे। उन्होंने मंडी के विकास के लिए क्या क्या, देखिए हिमाचल के लिए क्या वो बात कीजिए, विकास के मुद्दे पे बात की उन्होंने, क्या किया? सिर्फ प्रसिद्ध अभिनेत्री होने से नेता नहीं बनता कोई। नेता पहले ही बने रहे, अभिनेता हुए, सब फेल हुए हैं। नहीं, सब फेल हुए। आपने सन्नी, अरे महाराज सन्नी, सुनो, आप तो जनता में वोट डालते हो अभिनेताओं को चुन के। सन्नी देओल को भी लगा था, उसके पोस्टर लगे थे, ध्यान है पंजाब में कि सन्नी देओल गायब है, वो 5 साल में मिले ही नहीं जनता को। तो ऐसा मत कीजिए कि प्रसिद्ध अभिनेत्री होने से जीत जाएगी, ये सब बेकार की बातें हैं। बिल्कुल, भारत की बेटी, मैं आपके पीछे नहीं बोल रहा। आप देखो, कंगना रनौत को कह रहे हो भारत की बेटी। अरे जो सिंपल है, जो जनरल है महिलाएं, वो भी तो भारत की बेटी है, सभी भारत की बेटी है। ये क्या बात हुई? शर्मा जी और गुप्ता जी दोनों को अभिनेत्री, ये 400 पार का तो नारा छूट गया शर्मा जी। आप और हम तो जहाँ आप लोगों ने इतने 5 साल इंतजार किया, तो 2-3 दिन और इंतजार में क्या फर्क पड़ता है? 4 तारीख को पता चल ही जाएगा। और वैसे भी आप लोग तो एग्जिट पोल से भी किनारा कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं। रोकूंगी यहाँ पर दोनों को। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए, ओपी हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी, अलग अलग मुद्दे हैं, जैसा कि पिछले 2.5-3 महीनों से देखते हुए आ रहे हैं हम। बीजेपी के अलग मुद्दे हैं, कांग्रेस के अलग मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर चंडीगढ़ की जनता के क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों पर उन्होंने वोट डाला है, क्या लोग कह रहे हैं? देखिए ज्योति, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ एक जो काफ़ी डेवलप सिटी है। और मैं अगर बाकी पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश किसी भी शहर की बात करूं या राजस्थान की बात करूं, उत्तर भारत में शायद चंडीगढ़ के मुकाबले का कोई शहर नहीं है। और यहाँ पर जिन सुविधाओं के लिए बाकी राज्यों में जो है वो वोट डाले जा रहे हैं, वो यहाँ पर मुकाबला, वो मुद्दे यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर मुद्दे की बात करूं तो यहाँ पर जो है आमतौर पर हम ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और नेशनल के जो मुद्दे हैं वो काफ़ी जो है वो जो लोगों को जो है टच किया है। पानी की बात करें तो चंडीगढ़ में कभी भी पानी की और लाइट की जो है वो कमी नहीं रहती है। सस्ती बिजली और पूरे 24 घंटे बिजली वगैरह जो चंडीगढ़ में मिलता है। लेकिन एक देश का जो एक मुद्दा था, जो कांग्रेस ने संविधान को बदलने और बीजेपी ने जो मंगलसूत्र और जो बाकी ओबीसी का आरक्षण जो है वो अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को देने की जो बातें की थी, इस तरह के मुद्दे जो है यहाँ पर धरती पर ज़्यादा जो है अटैच हुए। लेकिन यहाँ की जो जनता ज़्यादातर वो पढ़ी लिखी है, क्योंकि आमतौर पर जितने भी बड़े रिटायर्ड अधिकारी पंजाब, हरियाणा या फिर हिमाचल से वो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में आकर ही जो है रहते हैं। तो इस लिहाजे से चंडीगढ़ के अंदर साफ सफाई या डेवलपमेंट का जो है कोई मुद्दा नहीं रहा। यहाँ पर एक नेशनल विचारधारा के ऊपर जो है वो लोगों के बीच में बातचीत हो रही थी। देखिए यहाँ पर इस तरह के मसले भी सुनाई दिए जब ईडी की जो कार्रवाई थी, ईडी जो कार्रवाई करते उनका कहना था कि ईडी चुनाव से पहले कार्रवाई करती है तो वो गलत है। इस तरह के मसले भी उठे थे।
राम मंदिर को लेकर भी जो है वो यहाँ के लोगों में उत्साह जो है वो देखा गया था। तो कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं वही कहीं ना कहीं एक पिन पॉइंट जो है बनेंगे। और जहाँ तक मुकाबले की बात है तो चंडीगढ़ के अंदर जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के संजय टंडन और जो है वो कांग्रेस के मनीष तिवारी के बीच में है, लेकिन दोनों के बीच में काफी टफ कंपटीशन जो है वो देखने को मिल रहा है। मतदाताओं के पास सिलेक्टिव जो है वो राइट है, तो किसको सिलेक्ट करते हुए देखने वाली बात है। लेकिन हल्का सा मैं यहाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि जो संजय टंडन है भाजपा के प्रत्याशी, वो यहीं के रहने वाले हैं। उनके पिता जो है पंजाब से कई बार विधायक बन चुके हैं और कई एक दो राज्यों के जो है वो गवर्नर भी जो है वो यहाँ पर गवर्नर भी जो है वो बन चुके हैं। तो वो उस हिसाब से बात करें तो चंडीगढ़ में संजय टंडन का एक पुराना आधार है। वहीं अगर हम मनीष तिवारी की बात करें तो मनीष तिवारी ने अपनी पढ़ाई जो है वो यहीं से जो है पूरी की थी, लेकिन पिछली बार अगर हम बात करें तो वो आनंदपुर साहिब सीट पंजाब की, वहां से जो है वो सांसद बने थे। ठीक है, वो भी बने रहिए आप। शर्मा जी, लौटूंगे आप ही के पास। आप कह रहे हैं कि अच्छी अभिनेत्री हैं, लाखों फॉलोवर है, ये बात समझ में आई। हालांकि कांग्रेस उसको लेकर के टिप्पणी कर रही है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि कंगना आप पैकिंग कर ले, मुंबई वापसी आने का समय हो गया है, मुंबई वापसी जाने का समय हो गया है। शर्मा जी, आवाज मेरी पहुंच पा रही है आप तक? चलिए कोई नहीं, अच्छी बात सुनते हैं तो वो। शर्मा जी, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लौटूंगी आपके पास। आपके पास लौटती हूँ। गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। तो अच्छी बात होती है, चली जाती है। वोटिंग प्रतिशत जो है लगभग सभी राज्यों में वही घटा है। पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा निराशा यहाँ पर मिली है, लेकिन हिमाचल और बंगाल जो है वो अभी अच्छी पकड़ बना रहा है। यानी ये कहें कि जो चुनाव आयोग एक टारगेट सेट करके बैठा था कि 75% के आसपास होगा, वो हिमाचल में इसका असर देखने को मिल रहा है। तो क्या लग रहा है, हिमाचल में इसका असर जो है वो आपके पक्ष में आने वाला है, नहीं आने वाला है? देखिए, बिल्कुल आएगा। मैं हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा, क्योंकि लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिए खटाखट, और बीजेपी देश से बाहर जाएगी फटाफट, ये पक्का तय है। खटाखट हमारी सीटें आएंगी 4 जून को, आप एग्जिट पोल ही बता देंगे, और ये सीटों से बाहर जाएंगे फटाफट। इनके सारे नारों की हवा कर चुकी है, तो जनता समझ चुकी है। जनता एक बार बर्दाश्त कर लेगी, 5 बार बर्दाश्त कर लेगी, 10 साल हो गए इनको। और दूसरा, मैंने इनको ये बताना चाहूंगा, बीजेपी प्रवक्ता साथी को, बीजेपी वालों को मैं बात बोलना चाहूंगा, ये 10 साल में इतना घमंड करके कि बार बार कहते हैं हमारे 10 साल शासन, 10 साल कांग्रेस से बाहर है। अरे भाई, 10 साल तो तुम भी बाहर थे, 2004 से 2014 तक शासन करा। आप लोग तो 55 साल ही बाहर थे, 55 साल ही हमने राज करा है। तो हम तो उसके बाद भी जिंदा है। कांग्रेस एक विचारधारा है, लोगों के दिलों में जिंदा है। और जो मेरे बीजेपी प्रवक्ता साथी है ना, शायद उनके दादा परदादा या उनके पिताजी जरूर कांग्रेसी होंगे, क्यों पहले कांग्रेसी होती थी, कोई ना कोई पीढ़ी में कांग्रेसी होता था। देखिए, मैं सही कहना चाहूंगा, बीजेपी की हम किसी की बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है। देखिए, जो लड़ाई है ना, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ विकास और मुद्दे की लड़ाई है, बेरोजगारी की लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है। दूसरी तरफ ये बात करते हैं 370 राम मंदिर, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। तो इसी को लेकर तो वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जिस बेरोजगारी की आप बात करें वो क्या इसी 10 साल में आई है, क्या उससे पहले नहीं थी? जब आप 60-70 साल थे राज में, तो उस समय आपने क्यों नहीं रोजगार दिया? मैं मानता हूँ आपकी बात, मैं मानता हूँ कि नहीं आई। बेरोजगारी शुरू से है, हमारी सरकार में भी रही, इनकी भी रही, और इतनी जल्दी दूर भी हो सकती। लेकिन इनको 2 करोड़ इतना हाई फाई वादा करने की क्या जरूरत थी? 2 करोड़ रोजगार लाएंगे, ये कह रहे थे हम 50 लाख लाएंगे, क्यों 2 करोड़ बोलो इन्होंने बोला 100 स्मार्ट सिटी लाएंगे। अरे भाई, 10 स्मार्ट सिटी भी नहीं हुई पूरे हिंदुस्तान में। आप बोलते थे हम 10 बनाएंगे, क्यों ऊंचे वादे करें? 15 लाख खाते आएंगे। अच्छा, तो अगर वो कहते 50 लाख रोजगार देंगे, जो कि वो दे चुके होते, तो फिर आप विरोध नहीं करते? फिर आपके पास मुद्दा क्या रह जाता? नहीं, मुद्दा क्यों रहता है जब इन्होंने इतने हाई फाई अनाउंसेस किए? आप ये बताइए ना, काला धन लाएंगे। काला धन कौन सा काला धन है? एक इनके रामदेव लाला, जो आजकल वो बड़े बिजनेसमैन हो गए, वो कहते थे हम काला धन लाएंगे, मोदी आएंगे तो काला धन के 50 रुपए पेट्रोल बेचेंगे। और इनकी स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके चलती थी, जो 400 रुपए का 1100, 800, 900 सिलेंडर, आज वो कहाँ चली गई? सारे मुद्दे हवा हुए क्या? लोकपाल के मुद्दे पे इन्होंने अभी तो आप तो आपके पास समय है ना, अब तो आपके पास गोल्डन समय है। इस हिसाब से तो देखिए, आप निकलिए सिलेंडर लेके बाहर। देखिए, तभी तो हम निश्चित है, मैडम। जनता समझ चुकी है, इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया, तभी हम निश्चित है। ये अपना जो 272 का आंकड़ा, उसे भी नहीं छू पाएंगे। इनको सरकार बनानी मुश्किल हो जाएगी, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आज हमारी कभी आप 3 बजे 200 नहीं छू पाएगी, कभी कहते हैं 150 नहीं छू पाएगी। आप लोगों का आंकड़ा भी तो एक तरीके से मैच नहीं बैठता ना। आप ही के अलग अलग नेता अलग अलग सरकार ना बनने से मतलब है 200-250 के बीच में समझ जाएंगे। जो बीजेपी का 4 जून का इंतजार इसके लिए, 4 जून का इंतजार इसके लिए।
बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी मेहमानों का। वो भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो 2024 का ये चुनावी दंगल है और ऐसे में सुबह से मतदान जारी है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा पा रहे हैं। लगातार आप तक बने हुए हैं। यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।